Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये पर्टिकुलर कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके साथ साथ मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में आपको डिटेल शेयर करने वाला हूँ और कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके बारे में भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपके साथ ये रिकमेंडेशन शेयर करने वाला हूँ कि क्या आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अपने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। दोस्तों अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर। हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर। मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी केमिकल्स की जरूरत पड़ती है ये सारे केमिकल्स ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक पायरोथेराइड्स। दोस्तों ये पायरोथेराइड्स एक्चुअली हमको डिटेल में उतनी जानने की जरूरत नहीं है। पायरोथेराइड्स का सिंपल मीनिंग ये है कि एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बनाने के अंदर यूज होता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन डोमेस्टिक एज वेल एज द ओवरसीज मार्केट। अगर मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं आपके साथ तो दोस्तों इंडिया के अंदर कुछ 9000 से ज्यादा डीलर इनके पास हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स एज वेल एज 1 यूनियन टेरिटरीज। और ओवरसीज मार्केट की बात करूं तो इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो मार्केट कुछ 60 कंट्री से भी ज्यादा जगह पर ये लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज 3 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन वापी। दोस्तों वापी के अंदर इन लोगों ने अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट बना के रखे हुए हैं जिसका एग्रीगेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कुछ 14,000 मेट्रिक टन पर एनम, उससे भी ज्यादा यहाँ पर इन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो कंपनी का बिजनेस तो ऐसा है कि आप बोल सकते हो कि अच्छी तरह से चल रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रेवेन्यू के डेटा 2018 से लेकर 2020 तक, और पहला जो 6 महीना जो हो गया 2020 का, राइट, वो डेटा हमारे पास अवेलेबल, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मार्च 2018 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 750 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़कर मार्च 2019 के अंदर 1000 करोड़ के आसपास का हुआ। और अगर आप मार्च 2020 के अंदर देखो तो 2019 की कंपैरिजन में थोड़ी रेवेन्यू के अंदर उनकी कटौती आई थी, जो हुआ था 967 करोड़ के आसपास। और सितंबर 2020 मतलब पहले जो 6 महीने खत्म हो गए वहां पर उनका रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 619 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। मतलब इतना तो मैं कह सकता हूं कि एक स्टेडी रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है। बट इसके पहले के डेटा बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि इनकी जो कुछ सब्सिडरीज कंपनी है वो लॉस मेकिंग के अंदर चल रही है। तो एक मेरे लिए कंसर्न पहले ये है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ 46 करोड़ के आसपास का था, जो मार्च 2019 के अंदर 75 करोड़ हुआ और मार्च 2020 के अंदर 97 करोड़ के आसपास का था। मतलब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रेजुअली अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पहला 6 महीना जो खत्म हो गया वो सितंबर 2020 तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का निकल के आया हुआ है 66 करोड़ के आसपास। दोस्तों मैं अगर कुछ और वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो अपर प्राइस बैंड जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है 627 रुपए का, राइट, वहां पर पी रेशियो निकल के आ रहा है कुछ 25 के आसपास। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री पी की अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो इंडस्ट्री का एवरेज जो पी निकल के आया हुआ है वो 60.90 टाइम्स निकल के आया हुआ है। मतलब एक चीज तो मेरे लिए कंफर्म हो चुकी है कि इंडस्ट्री पी के सामने ये पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन मुझे सस्ते में मिल रही है। फ्रेंड्स अगर मैं कंपनी के ईपीएस की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी का ईपीएस आया था 25 रुपए के आसपास, और लास्ट 3 साल के अगर मैं एवरेज ईपीएस की बात करूं तो वो कुछ निकल के आया हुआ है 20.95 के आसपास। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर रिटर्न ऑन नेटवर्थ था
30.47% और 3 साल का वेटेड एवरेज अगर मैं निकालने जाऊं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है 31.22। मतलब अच्छा खासा फाइनेंशियल्स है, अच्छा खासा वैल्यूएशन इनका निकल के आया हुआ है। अगर मैं पीई की बात करूं तो इंडस्ट्री पीई के सामने सस्ते वैल्यूएशन पर अभी मिल रहा है। ईपीएस आपको अच्छी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक शेयर के सामने आपको 25 रुपये कमाने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑन एन एवरेज कुछ 30-32% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका मेंटेन होता रहा है। दोस्तों एक और कंपैरिजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वो है कि कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर कंपनी के 4 मेजर कंपटीटर, मतलब बहुत कंपटीटर्स तो बहुत सारे हैं बट 4 मेजर कंपटीटर्स के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फ्रेंड्स उनका ईपीएस और उनका पी रेशियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाए कि यही कंपनी के पीयर्स जो कंपटीटर्स हैं उनका ईपीएस या उनका पी रेशियो या उनका वैल्यूएशन कहां पर है और ये पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन कहां पर निकल के आया हुआ है। फ्रेंड्स पहले बात करते हैं रैलिस इंडिया के बारे में। रैलिस इंडिया का पी रेशियो निकल के आया है 28 और उसका ईपीएस निकल के आ रहा है 9.51। दूसरी कंपनी है सुमितोमो केमिकल जिसका पी रेशियो निकल के आया हुआ है कुछ 77 के आसपास और ईपीएस निकल के आया हुआ है 4.10 के आसपास। भारत रसायन इज वन ऑफ द अगेन लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस केमिकल, देन उसका पी निकल के आया हुआ है कुछ 26 के आसपास का और उसका एपीएस कुछ 371 के आसपास का। सरप्राइजिंगली बहुत है बट अभी अभी रिसेंट टाइम में देखा हुआ है कि भारत रसायन के शेयर में आपको बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। चौथा कंपनी जो है कंपैरिजन करने के लिए वो है पंजाब केमिकल्स और पंजाब केमिकल का पी रेशियो एकदम हाईएस्ट लेवल पर निकल के आया हुआ है वो है 95 और ईपीएस निकल के आया है कुछ 8.77। मतलब मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि ये पर्टिकुलर कंपनी हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जितने भी कंपटीटर्स हैं उनके वैल्यूएशन कितने हैं और उसके सामने मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया कि हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वैल्यूएशन कितना है। दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी के आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव यही है टू मीट द बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स ये कुछ 625 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, इश्यू साइज इसका 625 करोड़ है, उसमें से कुछ 500 करोड़ तो ये अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में ही लगाने वाला है। उसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। अगर मैं आईपीओ की डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो आईपीओ ओपन होने जा रहा है 23 फरवरी को और आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 25 फरवरी। दोस्तों आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 626 से लेकर 627 रुपए, मतलब हमको अप्लाई करना है 627 रुपए के ऊपर ही। मार्केट लॉट 23 शेयर का इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है और कंपनी का इश्यू साइज जैसे मैंने आपको बोला कि 625 करोड़ के आसपास का कंपनी का इश्यू साइज है। दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया दैट कंपनी हैज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशन एंड टेक्निकल्स। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं बट फ्रेंड्स मैं आपके साथ सिंपल भाषा में ये बात करूं तो कंपनी की प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी अवेलेबल है। कंपनी का डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच जो मैंने आपको बताया कि कुछ 9000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया के अंदर है, एज वेल एज कुछ 60 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दे हैव एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। और चौथा और लास्ट एडवांटेज ये है दैट दे हैव अ लार्ज कस्टमर बेस। दोस्तों अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो कंपनी के ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और बेस्ड ऑन दिस लीगल प्रोसीडिंग ये हो सकता है कि फ्यूचर में इनको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है लीगल प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर थोड़ा एडवर्स इफेक्ट आए। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी का रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस, मतलब जितना खर्चा है उसमें से मेजर खर्चा तो इनका रॉ मटेरियल में से ही निकल के आता है। मतलब अगर सप्लायर के साथ इनका कुछ बना नहीं और सप्लायर ने रॉ मटेरियल के प्राइस के अंदर कुछ बढ़ोतरी कर दी या सप्लाई ही डिक्रीज कर दिया तो शायद इनके ऊपर वर्स इफेक्ट आ सकता है। एनी रिस्ट्रिक्शन और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू चाइना। दोस्तों चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर इन लोगों का मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर ये चेंज आ गया कि आप चाइना के साथ भी बिजनेस नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगा रहे हैं, तो ये कंपनी पहली ऐसी होगी जहां पर इसको बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इट इज ऑब्वियसली देयर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब
सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? दोस्तों, मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि बेस्ड ऑन द बिजनेस दैट दे आर डूइंग राइट नाउ और कंपनी के वैल्यूएशन के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मुझे ये लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में तो ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा कमा के देगी ही देगी, पर अगर लिस्टिंग डे के लिए जिसको अपने पैसे लगाने हैं तो मेरा रिकमेंडेशन सिंपल ये है कि एक अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए आप अपने पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके ये पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व किया होगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।